अकाउंट्स में बिल ऑफ एक्सचेंज शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 है और पेज नंबर आपका 251। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है एग्जैक्टली? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो हम गुड्स को उधारी में बेचने के लिए या फिर पैसा उधारी देने के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं। मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्रेडिट में जब पैसे दिए जाते हैं या फिर सेल किया जाता है उस समय इसको आसानी से आप यूज कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि जब भी हमें पैसों की जरूरत पड़ती है, ठीक है, जैसे मैं और आप हैं, ठीक है, मुझे पैसों की जरूरत पड़ी, आप मेरे अच्छे दोस्त हो, अच्छे फ्रेंड हो, तो ऐसे कंडीशन में मैं आपके पास आऊंगा पैसे मांगने के लिए और आपके पास भी अगर पैसे नहीं है तो हम दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं, आपस में एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और उस डॉक्यूमेंट के थ्रू हम अपने पैसों के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और उसी डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। होता कैसे है वो समझते हैं पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपके पास ये एक पर्सन है, ठीक है, ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है। अब इसको क्या कहेंगे मैं आपको बताता हूं। ये पर्सन जो है वो सेलर है, सेलर मतलब शॉपकीपर जिसको हम लोग कहते हैं, और इसका नाम है सतीश। इसका नाम क्या है? सतीश। और ये दूसरा जो पर्सन है वो बायर है। बायर मतलब होता है खरीदने वाला ऑफ कोर्स, तो और इसका नाम है अमित, ठीक है। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, सेलर का मेजर काम क्या होता है? गुड्स को बेचना, और बायर का खरीदना। जैसे हम लोग हैं कंज्यूमर, तो ये कंज्यूमर है, खरीदने वाला पर्सन है, और ये दुकानदार है, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे दो वहां पे इंपॉर्टेंट पर्सन है, यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स इसको गुड्स बेचने जा रहा है। कोई भी चीज समझ लो, इसका लैपटॉप का शोरूम है, लैपटॉप का शोरूम है, तो उसने क्या किया? अपने लैपटॉप को सेल किया। तो सेलर ने इसको लैपटॉप सेल किया और भाई ये इसके पास खरीदने आया था, इसने उसको बेचने को रेडी हो गया, लेकिन ये इसको तुरंत कैश नहीं दे रहा है, इसके पास तुरंत कैश नहीं है। ये बोलता है मुझे उधारी में दे दो भाई, मुझे उधारी में गुड्स दे दो। और फिर सतीश बोलता है ठीक है भाई, उधारी में लेकर जाओ, कुछ पैसा डिपॉजिट करो और बाकी पैसा उधारी में लेकर जाओ। तो सतीश उससे पूछता है भाई कितने दिनों में पैसा दोगे? सतीश क्या पूछ रहा है? कितने दिनों में आप पैसा मेरा कंप्लीट कर दोगे? तो फिर अमित क्या कहता है? 2 महीने में दूंगा भाई, 2 महीने में पूरा लैपटॉप का पैसा चुका दूंगा। और लैपटॉप है कितने का? लैपटॉप है 40,000 रुपीज का, 40,000 रुपीज का। अब अगर सतीश जो दुकानदार है उसके साथ बहुत बार नुकसान हो चुका है, उसका बहुत बार अगर नुकसान हो चुका होगा, तो ऑफकोर्स अमित पे भरोसा नहीं कर सकता वो। तो सतीश क्या करेगा? एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। क्या कर रहा है सतीश? एक डॉक्यूमेंट बना रहा है। और ये डॉक्यूमेंट क्यों बना रहा है? क्योंकि ये सेलर है, इसको उधारी में बेच रहा है, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको दिक्कत हो सकती है अगर परचेजर ने पैसा नहीं दिया, ठीक है, बायर ने, इसका मतलब अगर पैसा नहीं दिया तो इसको दिक्कत हो सकती है। और इसके साथ बहुत बार हो चुका है, इसलिए इसने एक स्टाम्प पेपर लिया। ये स्टाम्प पेपर है और उस पर क्या हुआ? स्टाम्प पेपर पे ये बात लिख ली। क्या लिख ली? कि मैंने पर्टिकुलर पर्सन को लैपटॉप सेल किया है, 40,000 रुपीज का है, और वो 2 महीने में पैसा पे करने वाला है। ये सारी बातें लिख दी गई। किसने लिखा? सेलर ने। सेलर ने डॉक्यूमेंट बनाया, उसमें बातें लिख दी और अपनी सिग्नेचर कर दी। किसने? सतीश ने अपनी सिग्नेचर की और ये डॉक्यूमेंट इसके पास भेज दी सिग्नेचर के लिए, उसका एक्सेप्टेंस के लिए। और इसने क्या किया? इसको रीड किया और उसने बात मान ली और अपनी भी सिग्नेचर कर दी। अमित की भी सिग्नेचर इसमें हो गई। अमित की सिग्नेचर होने के बाद ये जो डॉक्यूमेंट था इसके पास वापस आ गया। बात समझ लो, फिर से सुनो क्या मैंने बताया एग्जैक्टली। सेलर ने वहां पे लैपटॉप सेल किया, मतलब सतीश ने अमित को लैपटॉप सेल किया है, लेकिन अमित के पास पैसा अभी फिलहाल देने के लिए नहीं है। तो सतीश बोलता है कितने दिनों में दोगे? वो बोलता है 2 महीने बाद पैसा दूंगा। तो उधारी वाला यहाँ पे सिस्टम चल रहा है, उधारी में गुड्स आपने सेल किया, लेकिन क्या भरोसा है कि अमित देगा ही देगा? कल चलकर अगर वो मुकर गया तो क्या करोगे? सतीश क्या करेगा? कोई प्रूफ नहीं रहेगा। इसीलिए प्रूफ के रूप में ये पेपर बना लिया और इस पेपर का नाम क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो इसमें उसने क्या लिखा कि हाँ भी 100 एंड 100 पर्सन को मैंने दिया है और इतने महीने में पैसा मुझे रिटर्न देगा, और अपनी सिग्नेचर कर इसके पास वो डॉक्यूमेंट भेजता है और ये क्या करता है? उसको पढ़कर फिर सिग्नेचर अपनी कर देता है और इसके पास वापस सेंड कर देता है। मतलब ये डॉक्यूमेंट जो है ये किसके पास वापस आ चुका है? सतीश के पास वापस आ चुका है। यही डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम लोग? बिल ऑफ एक्सचेंज। इसी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। और ये क्यों हो रहा है डीलिंग? क्योंकि भाई उधारी में सेल हो रहा है, इसीलिए उधारी में गुड्स बेचा और खरीदा जाता है, उस समय ये चीजें होती है। या फिर उधारी में आप गुड्स बेचो या फिर पैसे दे दो उधारी में, दोनों तरफ ये काम आएगा। उधारी में पैसे दे दो किसी को तो भी ये डॉक्यूमेंट बन सकता है, उधारी में गुड्स दे दो तो भी ये डॉक्यूमेंट को आसानी से बनाया जा सकता है। अब क्या होगा? 2 महीने तक सतीश उसको तंग नहीं करने वाला है। क्यों? लिख कर दिया ना उसने,
प्रॉमिस लिख कर दिया, इट इज अ प्रॉमिस, और ये लीगल पेपर है। ऐसा नहीं कि प्रॉमिस का कोई महत्व नहीं है, ओरली बोला जाता है उसका कोई महत्व नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर लिख कर दिया जाए तो लीगल पेपर बन जाता है, और अगर ये कल चलकर मुखरता है तो ये सतीश इसके ऊपर केस कर सकता है। लेकिन अगर ओरली कम्युनिकेशन होगा तो कोई वहां पे केस वेस नहीं हो सकता। अभी सतीश के पास पूरा प्रूफ है कि हाँ भाई इसने लिख कर दिया है और उसने एक्सेप्ट किया है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये यहां तक बात समझ में आई कि हम बिल ऑफ एक्सचेंज क्यों बनाते हैं। गुड्स को जब मैं उधारी में सेल करता हूं उस समय ये डॉक्यूमेंट बनाने का मोटिव सिर्फ इतना सा है, उस पेपर को, इसका मतलब उस पेपर को कहा जाता है, ठीक है, उस पेपर को कहा जाता है। अभी कोई डाउट पूछने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा कि हाँ भाई अब डाउट पूछो तब डाउट पूछना, अभी क्योंकि आप लोग भटका दोगे मुझे, अभी भटकाने की जरूरत नहीं। अभी जितना मैं बताते जा रहा हूं सिर्फ उसको सुनना है, अभी सिर्फ उसको सुनो। जब आपको मैं बोलूंगा ना हाँ अब डाउट पूछो तब डाउट पूछना, अभी फिलहाल कोई डाउट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो ये देखो, ये है डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। अब क्या होगा, अब सुनो, 2 महीने तक सतीश इसको तंग नहीं करने वाला है। क्या बोला जा रहा है, सतीश 2 महीने के बाद इसके पास जाएगा और वो पेपर उसको दिखाएगा, भाई 2 महीने का वादा किया था, पैसा दो। समझ में आया कि नहीं? 2 महीने बाद ये सतीश इसके पास जाएगा, क्योंकि 2 महीने का वादा किया था, तो सतीश इसको बोलेगा भाई 2 महीने बाद वादा किया था, पैसे दो, और इसको पैसे देने पड़ेंगे क्योंकि वादा किया था, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा भाई। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहां पे अमित इसको पैसे 2 महीने बाद दे देगा और ये डॉक्यूमेंट फिर इसको दे देगा, वो ये डॉक्यूमेंट, वादे का पेपर उसको दे देगा, वापस कर देगा, भाई ये लो अपने वादे का पेपर। तो इसका मतलब अब ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाएगा, अब सतीश उसको तंग नहीं करेगा। लेकिन अगर 2 महीने बाद ये इसके पास जाता है और इसको बोलता है पैसे दो, और अमित बोलता है अभी यार पैसे नहीं है, क्या बोलता है अमित, अभी पैसे नहीं है, 1 महीने की और मोहलत दी जाए। और अगर सतीश इस बात को मान लेता है कि 1 महीने की और मोहलत अगर वो दे देगा तो इसको क्या कहा जाएगा पता है, डिसऑनर, बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया मतलब क्या बोला जाता है, इसने समय पे पैसा नहीं दिया, उसको कहा जाता है डिसऑनर होना। जैसे चेक डिसऑनर होता है ना, वैसे बिल भी डिसऑनर होता है, इसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। और ये बिल ऑफ एक्सचेंज भी डिसऑनर हो सकता है अगर इसने समय पे पैसे नहीं दिया तो, ठीक है। फिर ये नया समय मांग रहा है, बोल रहा है 1 महीना और दो, 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा। तो सतीश क्या बोलता है, ठीक है 1 महीना और दिया, 2 महीने वेट किया, 1 महीना और कर लूंगा। ये डॉक्यूमेंट को वो कैंसिल करेगा और नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई ना, 2 महीने हो चुके हैं, इसकी वैलिडिटी खत्म हो गई। तो ये क्या करेगा सतीश, नया डॉक्यूमेंट बनाएगा, मतलब नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएगा। उसमें वो बातें फिर से लिखेगा कि 1 महीने बाद वो पैसे देने वाला है। अब कितने महीने बाद देने वाला है, 1 महीने बाद पैसे देने वाला है। अपनी सिग्नेचर करेगा सतीश और अमित के पास भी सिग्नेचर करने के लिए भेज देगा, अमित भी सिग्नेचर करेगा और फिर से ये डॉक्यूमेंट इसके पास आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर समय सीमा बढ़ानी है तो वो भी इसमें हो सकता है, जिसको रिन्यूअल ऑफ बिल कहा जाता है, रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। अब अगर सतीश को पैसे की जरूरत इस बीच में पड़ गई तो क्या करेगा, इससे तो मांग नहीं सकता, क्यों भाई, उसको समय सीमा दे दी आपने, उसको तो टाइम लिमिट दे दिया ना भाई, अभी 2 महीने के बाद पैसे देना या फिर अभी दूसरी बार 1 महीने के बाद पैसे देना। लेकिन अगर उसके पहले इसको पैसों की जरूरत पड़ गई और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं तो क्या करेगा पता है, ये पेपर बैंक में दे सकते हो, या फिर ये पेपर अगर 2 महीने के पहले उसको पैसे की जरूरत पड़ रही थी, इस पेपर को सतीश के पास पेपर है, याद रखना, सतीश इस पेपर को बैंक में देगा और बैंक वाले सतीश को पैसा दे देंगे। बात समझ में आई कि नहीं? क्या बोला मैंने, देखो यहां पे समझाता हूं। इसके पास ये डॉक्यूमेंट है और सतीश को पैसे की जरूरत पड़ी, अमित से तो मांग नहीं सकता है क्योंकि उससे भाई मोहलत लेकर रखी है उसने, उससे पैसे नहीं मांग सकता। तो सतीश क्या करेगा, ये सतीश ये पेपर बैंक में जमा करेगा और बैंक वाले इसको क्या देंगे, पैसे दे देंगे, कुछ पैसे काट कर। इसका मतलब ये पेपर बैंक में जमा कर कर बैंक भी उसको एक्सेप्ट करती है, उसको लेने के लिए वो रजामंद हो जाएगी, कुछ चार्जेस काटेगी और बाकी पैसा इसको देगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहा जा रहा है इसको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब बैंक में जाकर आपने उसको डिस्काउंट कराया, इसी प्रोसेस को कहा जाता है डिस्काउंटिंग। बात समझ लो अच्छे से, ये लॉजिक को यहां पे एक एक पॉइंट समझते चलो। क्यों हमने डिस्काउंट कराया, पैसों की जरूरत पड़ी और अमित से नहीं मांग सकते, वो तो 2 महीने बाद देगा। तो ये अमित का साइन किया गया पेपर और सतीश का साइन किया गया पेपर बैंक में जमा किया, बैंक वालों ने पेपर रखा और उसके बदले कैश दिया और कुछ चार्जेस काटेंगे वो लोग, कुछ चार्जेस काट कर देंगे। क्वेश्चन में लिखा रहता है चार्जेस वगैरह कितना है, परसेंटेज लिखा रहेगा, कभी अमाउंट लिखा रहेगा।
जैसे समझ लो 10,000 का अमाउंट है, 10,000 में से 200 रुपए काटे, 200 रुपए काटा और पैसा दे दिया। अब पैसे मतलब डॉक्यूमेंट किसके पास है? अब बैंक के पास डॉक्यूमेंट होगा। और 1 महीने बाद क्या करेगी बैंक? बैंक इससे पैसा नहीं लेगी, बैंक इससे पैसा लेगी। बात समझ में आई कि नहीं? बैंक इससे पैसा लेगी, और अगर इसने बैंक को पैसा नहीं दिया तो फिर बैंक इससे पैसा लेगी, क्योंकि भाई पेपर किसने दिया था? सतीश ने। फिर सतीश अपना निपटते बैठे इससे, सतीश उससे निपटते बैठेगा। यहां तक क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दुविधा तो नहीं है? अब मैं आपको बताता हूं कि टर्मिनोलॉजी क्या है इसमें, कौन सी चीजें इसमें यूज होती है। जो सेलर होता है उसको ड्रॉवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर किसको कहते हैं? हु सेल द गुड्स, जो गुड्स बेचता है उधारी में उसको ड्रॉवर। या फिर हु ड्रॉ द बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने बनाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज इसने बनाया था, जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर कहते हैं। और जो बिल में एक्सेप्टेंस देता है उसको क्या कहते हैं? ड्रॉई कहते हैं। बात समझ लो अच्छे से, ड्रॉई किसको कहते हैं और ड्रॉअर किसको कहते हैं? ड्रॉई किसको कहा जाता है? जो एक्सेप्टेंस देता है, जो खरीदता है, जो परचेजर है, उसको हम ड्रॉई कहते हैं। और जो बेचता है उसको क्या कहते हैं? ड्रॉवर। ड्रॉवर, फर्क है स्पेलिंग में, देखो समझ लो। इसको क्या कहेंगे हम लोग? ड्रॉवर, ER है, और यहां पे क्या है? ड्रॉई, डबल E है। ड्रॉवर और ड्रॉई, ड्रॉवर और ड्रॉई का फर्क है भाई, बात समझ लेना अच्छे से। ड्रॉवर किसको? जो बिल बनाता है और जो बिल एक्सेप्ट करता है या फिर परचेजर है उसको ड्रॉई कहा जाता है। उसको क्या कहा जाएगा? ड्रॉई कहा जाएगा। और बैंक तो बैंक है, बैंक को और कोई नाम नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बताया? बैंक में जब इसने डॉक्यूमेंट जमा किया था, पैसे लिए, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। क्या कहा जाएगा? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ये चीजें हैं, ये एसपी में भी पॉइंट है। एसपी में भी आपको ये पॉइंट के बारे में लिखने के लिए कभी कभी आ सकता है, और अकाउंट में भी है रिलेटेड। तो डिस्काउंटिंग किसको कहते हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? और समझ लो, और समझ लो, अगर सतीश ने किसी और से खरीदा होगा गुड्स, सतीश भी तो किसी ना किसी खरीदता होगा ना, ऑफ कोर्स। तो सतीश ने किसी और से खरीदा और उसको अगर उसको पैसे देने के लिए नहीं है तो ये पेपर वो उसको भी दे सकता है। बात समझ में आई क्या? देखो, अब बैंक का किस्सा खत्म करते हैं, बैंक के बारे में अभी सोचना नहीं है। अब आपके पास ये ऑप्शन है कि सतीश किसी और से परचेस करता है। सतीश समझ लो खरीदता होगा महेश से, महेश से खरीदता होगा। महेश एक थर्ड पार्टी है जिससे सतीश परचेस करता है, ठीक है, और फिर लोगों को बेचता है। मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर है, ये रिटेलर है, और ये परचेजर है, कंज्यूमर है, ऐसा मानकर चलो। सतीश इससे खरीदता है। अब इसको भाई महेश बोला सतीश को, भाई पैसे लाओ, मेरे पैसे दे, आपके बचे हुए पैसे दो, और सतीश के पास देने के लिए पैसा नहीं है। तो सतीश क्या कर सकता है पता है? ये डॉक्यूमेंट उठाकर महेश को दे सकता है। कौन सा डॉक्यूमेंट? जो अमित ने साइन किया था, जो अमित का पेपर था। अमित का पेपर मतलब उसका एक्सेप्टेंस वहां पे, ये बात हो रही है। और इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को उठाकर महेश को वो दे सकता है, चाहे उसका भी सेटिस्फेक्शन हो जाए। भाई बिल आ गया मतलब पैसे आ गए, ऐसा माना जाता है। बिल आ गया मतलब पैसे आ गए। वादे का पेपर है ना, वो प्रॉमिस का पेपर है। प्रॉमिस को, पेपर को कानूनी तौर पर मान्यता मिली है, इसीलिए उस पर भरोसा किया जा सकता है। इसलिए तो बैंक भी ले रही है, ये पर्सन भी लेने को तैयार हो जाएगा। ये पर्सन अगर ले लेता है तो इसको क्या कहा जाएगा? एंडोर्सी। एंडोर्सी कहा जाता है। मतलब मैंने किसी और को बिल एंडोर्स कर दिया। टर्मिनोलॉजी क्या यूज होगी? एंडोर्स कर दिया, मतलब बिल किसी और को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया। अब समय सीमा जब खत्म होगी, टाइम लिमिट खत्म होगा, तो पेपर तो इसके पास है ना, फिर ये क्या करेगा? ये इससे पैसा लेगा। किससे लेगा? अमित से। जब टाइम लिमिट खत्म होगी तो ये इसके पास जाएगा और इससे पैसा लेगा। ये चीज है। तो एंडोर्स भी बिल किया जा सकता है। एंडोर्स करना मतलब किसी और को ट्रांसफर करना। पेमेंट देने के बदले क्या दिया उसने? पैसे देने के बदले सतीश ने क्या किया? डॉक्यूमेंट दे दिया, ठीक है। तो इसको वहां पे एंडोर्स कहा जाएगा। इस प्रोसेस को एंडोर्स कहा जाता है। देखो क्या क्या हो रहा है, ड्रॉवर समझ लिया, ड्रॉई समझ लिया, एंडोर्स, और उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको आज समझाई। अब बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट कैसा होता है वो आप अपने बुक में देखेंगे। मैं आपको बताता हूं पेज नंबर कौन सा निकालना है, और ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई ये सब आपको पेज नंबर 252 पे दिया है। 252 पे आप पहले आ जाएं। 252 पे आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग दिया है। 252 पे आपको कुछ पार्टी, वहां पे कौन से पार्टीज इन्वॉल्व होती है वो आपको दिया हुआ है। उन सब की डेफिनेशन आपको दी है। इसका मतलब उसको हम लोग फटाफट एक बार रीड आउट कर दे तो आपका एक और बेसिक टर्मिनोलॉजी और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है एग्जैक्टली
की मीनिंग पढ़ते हैं। एज पर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पेज नंबर 252 वहां पे मीनिंग दिया है, तो उसको हम लोग पहले पढ़ रहे हैं 7.1 में बी पॉइंट। तो उसमें क्या लिखा है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेटेड नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और बेयरर। इट इज अ रिटर्न एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेप्ट एंड ऑल्सो प्रॉमिस टू पे द डेप्ट अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द बिल। मतलब ये जो पेपर है डेप्ट उधारी में जब हम डीलिंग करते हैं उस समय ये पेपर बनाया जाता है, उस समय चेक भी दिया जाता है। चेक भी देखो वैसा ही होता है, चेक भी क्या होता है, आपने चेक दे दिया, 1 महीने बाद का चेक दिया अगर, तो 1 महीने बाद वो पर्सन क्लियर करेगा, तो वो भी क्या है एग्जैक्टली बेयरर चेक वगैरह क्या है, ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कानून उसके लिए अलग से बना हुआ है, उसमें इसको डिफाइन किया गया है। हाँ भाई इस डॉक्यूमेंट की मान्यता होती है, इसलिए सारे लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर कानून नहीं बना होता तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करता, बोलता ये डॉक्यूमेंट किसी काम का नहीं हमारे। तो उधारी में डीलिंग करते समय मोस्टली लोग ऐसा बनाते हैं, चाहे कोई डिफॉल्ट ना करे, चाहे रिटर्न में रहेगा तो कोई डिफॉल्ट नहीं कर पाएगा, रिटर्न में नहीं रहेगा तो डिफॉल्ट लोग कर सकते हैं, मतलब आपको पैसे नहीं दे सकते हैं, ऐसा हो सकता है और फिर आपका नुकसान भी हो सकता है। इसी कंडीशन में ऐसा कानून बना दिया गया और इसको मान्यता दी गई कि ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसके तहत, और उधारी के समय इसका डीलिंग होता है। एंड बिल ऑफ एक्सचेंज इज जनरली ड्रॉन बाय द क्रेडिटर ऑन हिज डेटर्स शुड बी एक्सेप्टेड बाय द डेटर्स। मतलब जिसको हम उधारी में बेचते हैं उसको डेटर्स कहते हैं, वो एक्सेप्ट करता है। यहां पे डेटर्स कौन है, अमित को सतीश ने बेचा तो ये डेटर्स है, और इसको हम लोग उसको पेपर को उसका नाम वगैरह लिखकर उसके बारे में लिखते हैं प्रॉमिस, और उससे एक्सेप्टेंस लेते हैं, ये उसको एक्सेप्ट करेगा तभी ये गुड्स उसको बेचेगा, नहीं तो फिर गुड्स नहीं बेचेगा। बोले कभी तू एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा तो मेरा गुड्स मत ले जा, क्योंकि फिर डिफॉल्ट कर सकता है, इसीलिए वो एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा होगा। अगर सच्चा इंसान होगा तो एक्सेप्टेंस दे देगा, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आपको बिल ऑफ एक्सचेंज की दी है, और वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत ही दी है आपको। और क्या लिखा है, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर। साइन बाय द मेकर, ऐसा पेपर जो मेकर कौन है, ये इसकी सिग्नेचर होती है, वो बनाता है एक्चुअली, और पहले सिग्नेचर वो करता है। उसके बाद और क्या लिखा है, और वो रिटर्न डॉक्यूमेंट है, अनकंडीशनल ऑर्डर है, उसमें कोई एक्स्ट्रा कंडीशन आप ऐड नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट को बदल नहीं सकते एक बार बन जाने के बाद, ठीक है। बाय द मेकर डायरेक्टली सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब आप यहां पे डॉक्यूमेंट बनाते समय ये भी लिख सकते हो उसमें कि भाई 2 महीने के बाद मुझे ना देते हुए इसको पैसा दे देना, ऐसा भी ऑर्डर उसको लिखकर दिया जा सकता है, किसको, अमित को। मतलब जब ये पेपर बनाएगा ना और इसकी उधारी इसके साथ होगी तो ये बोल सकता है, इस पेपर में लिख सकता है, भाई मुझे मत देना, महेश को जाकर पैसा दे देना मेरे बिहाफ में, मुझे मत देना, महेश को दे देना। तो ये पर्सन इसको नहीं देगा, फिर महेश को देगा। ऐसा भी थर्ड पर्सन का नाम भी लिखा जा सकता है उस पेपर में, उस डॉक्यूमेंट में। ऐसे डॉक्यूमेंट को ही बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। क्या है एग्जैक्टली बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब इट इज एन रिटर्न कम्युनिकेशन, या फिर बोल सकते हैं रिटर्न क्या है, कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, जिसमें आपको प्रॉमिस लिखा होगा। वो प्रॉमिस का पेपर है जिसको हम लिखते हैं, राइटिंग करते हैं, मेकर बनाता है, उसमें अपनी सिग्नेचर करता है और साथ में इसकी सिग्नेचर भी वो लेगा, और उसमें हम ये लिख सकते हैं कि हाँ भी इतने दिन के बाद आपको मुझे पैसा देना है, या फिर मुझे ना देते हुए किसी और को पैसा दे देना। उस पार्टी का नाम लिख दोगे तो इसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। जो भी मतलब लिखना चाहे ड्रॉवर उसमें फिर लिख सकता है, राइट। इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज, इसी डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। और उसके बाद फीचर्स दिया है, फीचर उतने काम का नहीं है। उसके नीचे पार्टीज इन्वॉल्व, वहां पे आ रहा है पॉइंट, उसको देखो। पार्टीज कौन सी इन्वॉल्व होती है। ड्रॉवर मैंने बताया, जो गुड्स बेचता है उसको ड्रॉवर, या फिर जो बिल बनाता है उसको ड्रॉवर कहते हैं। ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ और मेक द बिल और साइन ऑन इट। जो बनाता है और जो गुड्स बेचता है उसी को ड्रॉवर कहते हैं। ही इज द क्रेडिटर हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी फ्रॉम डेटर्स। मतलब जिसको पैसा डेटर से लेना है, सतीश को पैसा अमित से लेना है, तो इसी को ड्रॉवर कहेंगे, क्योंकि इसने गुड सेल किया था या फिर पैसा उधारी में दिया था, कुछ भी उसमें आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ड्रॉवर कौन है, हु ड्रॉ द बिल, जिसको पैसा मिलना है, जो बिल को ड्रॉ करता है उसी को ड्रॉवर कहते हैं, ठीक है। और क्या, बिल रिसीवेबल सिंस ही हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ द बिल। ड्रॉवर, वहां पे बात समझ में आती है। ड्रॉई क्या है, अब ड्रॉई को पढ़ते हैं। ड्रॉई कौन है, ड्रॉई इज अ पर्सन टू हुम द बिल इज ड्रॉन। जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया है उसको ड्रॉई कहते हैं। इसके ऊपर बिल ड्रॉ किया गया, इसको ड्रॉई कहेंगे। और साथ में क्या है, ही इज एक्सेप्ट द बिल ड्रॉन ऑन हिम, ही इज द डेटर्स हु हैज टू पे मनी टू द क्रेडिटर्स।
इसने इस बिल को एक्सेप्ट किया और इसने ये भी एक्सेप्ट किया जिसको पैसा इसको रिटर्न करना है पर्टिकुलर समय के बाद, पर्टिकुलर समय के बाद उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे। उसी पर्सन को क्या कहा जाएगा? ड्रॉई। ठीक है, पेई, पेई मतलब कौन? द पर्सन हु टू हुम द पेमेंट इज टू बी मेड। जैसे मैंने बताया था ना कि अगर मैं पेपर में ये लिख देता, सतीश अगर पेपर में ये लिख देता भाई 2 महीने बाद मुझे मत देना, महेश को दे देना, तो महेश क्या बन जाएगा? पेई। ये क्या बन जाएगा? पेई। ठीक है, तो इसका मतलब अगर पेपर में ऐसा लिख दिया जाए महेश को 2 महीने बाद पैसे देना, मुझे मत देना, तो महेश को क्या कहलाया जाएगा? पेई। मतलब जिसको पैसा इसको देना पड़ेगा उसको पेई कहलाया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे ड्रॉवर, ड्रॉई और पेई कहा जाता है। और डॉक्यूमेंट बनाते समय कहीं ना कहीं इन सब लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। और 5 मार्क के लिए पहले आता था फॉर्मेट में, 5 मार्क्स के लिए आपको बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाने के लिए आता था। ठीक है, अभी फिलहाल देखते हैं कि कितने मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में आपको आएगा। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 254 पे। 254 पे आपको उसका पूरा फॉर्मेट दिख रहा है। तो पेपर में ये फॉर्मेट पूछा जाता है, आपको पार्टी के नाम दिए जाएंगे, आपको ये फॉर्मेट बनाना पड़ता है। पिछले फॉर्मेट में 5 मार्क्स के लिए आता था, अभी शायद 5 मार्क्स ले ना आए, लेकिन पेपर में फॉर्मेट आ सकता है, आपको तैयारी इसके ऊपर करनी पड़ेगी। ये फॉर्मेट में अगर आप देखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज सबसे टॉप पे लिखा हुआ है, उसके बाद स्टैंप लगाना पड़ता है, इसका मतलब अमाउंट कितना है उधारी का वो लिखा जाता है, और सबसे टॉप पे देखो वहां पे ड्रॉवर का नाम लिखा है, ड्रॉवर का नेम, ड्रॉवर का एड्रेस, ड्रॉवर का कौन ड्रॉवर होता है आपको पता है अब, और डेट ऑफ बिल ड्रॉन, जिस डेट पे ड्रॉ बिल किया जाएगा उसकी डेट भी होती है। मतलब अगर आप देखोगे तो उस साइड में ड्रॉवर का सारा डिटेल लिखा है, उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब, और उसके बाद वो स्टेटमेंट देखो बीच में स्टेटमेंट क्या लिखा है कि आफ्टर डेट मिस्टर सो एंड सो पर्सन प्रॉमिस वहां पे वो कर रहा है कि इतना पैसा मुझे इतने दिनों के बाद वो देगा, उससे मुझे इतना पैसा वैल्यू रिसीव होगा। ये स्टेटमेंट भी आपको एज इट इज लिखना पड़ता है, ऐसा का ऐसा ही लिखना है आपको, और फिर वर्डिंग में वहां पे अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। और फिर एसडी देखो वहां पे साइन किसका है? ड्रॉवर का सिग्नेचर यहां पे होगा, और नीचे देखो एक्सेप्टेंस लिखा है और ड्रॉई का सिग्नेचर वहां पे दिख रहा है, ड्रॉई का सिग्नेचर वहां पे रहेगा। ठीक है, और ड्रॉई का नेम और उसका एड्रेस भी देखोगे कॉर्नर में आपको दिख रहा है। तो इस तरह से पूरा डॉक्यूमेंट आपको बनाना पड़ता है। मतलब आपको पार्टी के नाम दिए जाएंगे, पार्टी के नाम जो जहां पे होगा उसको वहां पे लिखना होगा फॉर्मेट बनाते समय। कुछ मार्क्स के लिए आपको आ सकता है, एग्जैक्टली कितना मार्क्स से देखेंगे हम लोग एग्जैक्टली, लेकिन ये फॉर्मेट आपके लिए काम का है, ये फॉर्मेट आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इस फॉर्मेट की तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो कैसे बनाना है, 1-2 बार आप ड्रॉ करोगे तो आपको क्लियर होगा, 1-2 बार उसको बनाकर देखना पड़ेगा, एग्जाम्पल से इसका मतलब करके देखना होगा, तब जाकर आपको एक आइडिया आएगा कि हाँ भाई कैसे डॉक्यूमेंट को ड्रॉ किया जाता है, कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज आपको बनाया जाता है। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आज हमें सीखनी थी, ड्रॉवर, ड्रॉई, पेई और इसका फॉर्मेट आप लोग बनाकर देखोगे तब आपको अंदाजा आएगा एग्जैक्टली कैसे बनता है। ठीक है, तो चलो एक फॉर्मेट बना के देखते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जैक्टली कैसे बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया जाए। नेक्स्ट पेज पे 255 पे उसका फॉर्मेट बना कर दिया है। तो फॉर्मेट मतलब क्वेश्चन आपको दिया है उस बेस पे, तो उसको बेस पे ही हम एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको एक अंदाजा आ जाएगा। चलो 255 का क्वेश्चन शुरू करते हैं, चलो आ जाओ फटाफट। 255 का फॉर्मेट बनाते हैं जिससे आपको एक रेडीमेड आइडिया आ जाएगा कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट में कैसे कैसे क्या क्या लिखा जाता है। ठीक है, और बहुत ज्यादा जरूरी है ये फॉर्मेट भी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए एग्जैक्टली कि हाँ भाई हम बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे ड्रॉ करते हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या दिया है, 255 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 1 दिया है, मिला सबको? 255 पे इलिस्ट्रेशन नंबर 1, और उसमें जो पॉइंट आपको दिया पहले वो पढ़ो। क्या लिखा है वहां पे? बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना है, इसका मतलब ड्रॉवर का नाम लिखा है प्रकाश राव, और उसका एड्रेस भी लिखा है, पुणे में कहीं तो भी रहता है वो, तो उसका एड्रेस भी लिख दिया। ड्रॉई का नाम आपको लिखा है मिस्टर राहुल देव, और उसका एड्रेस लिखा है। अमाउंट आपको दिया है 44,500। उसके बाद टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, कितने महीने का वो बिल होगा? 3 महीने का बिल होगा। डेट ऑफ बिल कितना है, कब बनाया गया, इसका मतलब 3 जून को, और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस क्या है? 7 जून है। 7 जून को उसने बिल को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब सिग्नेचर कर दिया था ये। ठीक है, तो ये फॉर्मेट हमको अब बनाना है। ठीक है, अब उसमें मैं आपको मैच्योरिटी डेट कैसे होती है वो भी बताऊंगा, धीरे धीरे सारे पॉइंट क्लियर होंगे, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते चलेंगे। तो यहां पे देखो आपको स्पेसिफाई करके दे दिया कि कौन सा पार्टी क्या है, तो आपको बस फॉर्मेट पता हो, आउटलाइन ड्रॉ करो, उसमें फॉर्मेट के हिसाब से नाम डालो, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसा आउटलाइन पेपर में बनाना पड़ेगा, ये जो बड़ा सा आउटलाइन दिख रहा है ना आपको, ऐसा पूरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा।
ये पूरा ऐसा पेज में आपको एग्जाम में आपको ये फॉर्मेट पूरे अच्छे तरीके से ऐसे ही आउटलाइन पेपर में ड्रॉ करना होगा, ठीक है, तब जाकर आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और सेंटर पे देखो वहां पे लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज, तो सेंटर पे आप लोग लिखोगे बिल ऑफ एक्सचेंज। अब मुझे जगह की थोड़ी कमी पड़ेगी, आप लोगों को नहीं पड़ेगी, आपके तो पास बड़ा पेज है तो आप इसमें आसानी से बना सकते हो। और देखो ड्रॉवर का नाम क्या था, ड्रॉवर का नाम था मिस्टर प्रकाश राव। तो प्रकाश राव का नाम कहां लिखेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे। ड्रॉवर का नाम हमेशा यहां रहता है, तो यहां पे लिख दो मिस्टर प्रकाश, मैं पी लिख रहा हूं, मेरे पास जगह की कमी है तो मिस्टर प्रकाश राव। और फिर उसका नीचे उसका एड्रेस, एड्रेस में क्या लिखा था 648A, एड्रेस भी लिख देते हैं फटाफट 648A और कोरल प्लाजा, आप लोग पूरा लिखो। फिर एसबी रोड पुणे, ठीक है, पुणे का ये एड्रेस है। और डेट उसी के नीचे आपको लिखना है 3 जून। 3 जून को मतलब 3 जून को उसने ये बिल ड्रॉ किया था 2019 में। तो देखो ड्रॉवर का नाम हमेशा इस साइड में आ जाता है, तो ड्रॉवर का नाम आपने लिख दिया, ये ड्रॉवर का नाम हो गया। उसके बाद यहां पे साइड में आपका स्टैंप होता है, तो ऐसा बड़ा सा स्टैंप बनाओगे और वहां पे लिख दोगे स्टैंप, वहां पे लिख दोगे स्टैंप। उसी के नीचे आपको अमाउंट का कॉलम बनाना है और जितना अमाउंट आपको लिखा होता है वो आपको लिखना पड़ता है। रुपीज में 44,500, तो वो भी लिख देना। फॉर्मेट आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा, ऐसा फॉर्मेट आपको खुद से बनाना पड़ेगा, ये पूरा आउटलाइन ऐसा बनाना पड़ता है और एज इट इज इसमें मार्क्स मिल जाते हैं। बहुत आसान होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का फॉर्मेट बनाना। और उसमें वो लाइन लिखी है वो भी लिख दो, क्या लिखा है 3 महीने बाद पैसा देगा ना वो, तो 3 मंथ आफ्टर डेट टू पे पूरा लाइन लिखना है। और डेट टू पे टू मी और माय ऑर्डर मतलब पूरा ऐसा पूरा लिख दोगे। माय ऑर्डर ऑफ रुपीज कितना है, अब रुपीज पूरा लिख दोगे आप लोग, ठीक है। फॉर वैल्यू रिसीव इतना पूरा लिखोगे। मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, ये पूरा लिख देना है आपको। पूरी चीजें आपको यहाँ पे रिटर्न में लिख देनी है, जो भी लाइन वहां पे लिखी है वो सब लिखनी है। फॉर्मेट में प्रैक्टिस करते समय आपको पूरा लिखना पड़ेगा। अब हर क्वेश्चन में अमाउंट अलग अलग होगा, तो अमाउंट आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा वर्ड्स में, तो वो पूरा लिख दोगे। उसके बाद क्या, यहां पे सिग्नेचर होगी किसकी, प्रकाश राव की। यहां पे देखो सिग्नेचर किसकी होगी, ड्रॉवर की, मतलब प्रकाश राव मैं लिख देता हूं पी राव की सिग्नेचर आ जाएगी। और यहां पे किसको लिखा जा रहा है, क्या नाम था उसका भाई, राहुल, तो यहां पे राहुल का नाम लिखा जाएगा। अब देखो मेरे को थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा, राहुल देव, और यहां पे पूरा उसका एड्रेस आ जाएगा, राहुल देव का पूरा एड्रेस आ जाएगा। और यहां पे सेंटर पे एक्सेप्टेड लिखना पड़ता है, मतलब राहुल ने इस बात को एक्सेप्ट किया और इसकी सिग्नेचर यहां पे हो जाएगी। किसकी सिग्नेचर होगी, मिस्टर राहुल देव की सिग्नेचर होगी, ठीक है। और यहीं पे डेट लिखी जाती है, मेरे पास थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। और यहां पे ही डेट लिखी जाती है जब उसने सिग्नेचर की होगी 7 जून में, 7 जून 2019। तो इस तरह से पूरा फॉर्मेट आपको बनाना पड़ता है। तो ये आपको कुछ एकदम अल्टीमेट, आपको पूरे के पूरे मार्क्स इससे मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। फॉर्मेट ऐसा बना दिया आसानी से, पूरा का पूरा आपको एग्जाम में आता है, ऐसा का ऐसा सेम बनाना होगा। आउटलाइन वगैरह सब बनाना पड़ता है, जैसा बनाया है सेम ऐसा ही बनाना पड़ता है, ये चीजें हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन छुड़ाना पड़ता है। तो इसमें आपको देखो क्लियरली समझ में आ रहा है ड्रॉवर कौन है, ड्रॉवर ये है, ड्रॉवर ये, उसकी सिग्नेचर और ड्रॉई का एक्सेप्टेंस और उसकी सिग्नेचर, यहां पे उसकी सिग्नेचर है, ठीक है। इस तरह से उसका नाम एड्रेस यहां पे आ जाएगा। इस तरह से ये पूरा फॉर्मेट आपको तैयार करना पड़ता है। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन आएगा। घुमाकर कैसा आएगा, उसमें ये बोला जाएगा इसने इसको गुड्स बेचा, तो जो सेलर होता है उसका नाम क्या होगा, ड्रॉवर, और जो खरीदने वाला है उसका नाम क्या है, ड्रॉई। तो कभी कभी ऐसा घुमाकर दिया जाएगा या फिर ऐसा स्ट्रेट क्वेश्चन दे देंगे जैसा अभी आपको दिया था। आपको इसमें कुछ ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ड्रॉवर भी आपको सामने है, ड्रॉई भी आपके सामने है। कभी कभी पेई का नाम आ जाएगा, तो पेई का नाम फिर आपको यहाँ पे सेंटर पे लिखना पड़ता है, वो भी करेंगे हम लोग एग्जैक्टली। तो इस तरह से है पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट जो हमने आज पूरा कवर किया बिल ऑफ एक्सचेंज का। भी बहुत सारी बातें बची हैं,
बहुत सारी बातें हमने अभी तक की ही नहीं है। अभी तो आज पहला दिन था इसका चैप्टर का, तो जो बच्चे आज अटेंड कर रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो उनको पूरा फायदा मिलने वाला है, और जो नहीं देख रहे होंगे उनका बहुत बड़ा घाटा होगा, क्योंकि ये बेसिक चीजें कल हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, कल इसके आगे का पोर्शन डिस्कस होगा। तो आगे के पोर्शन जब समझ में आएंगे जब आप आज का क्लास आप अटेंड कर रहे होंगे। जैसे कल मैं ड्रॉवर की बात करूंगा तो ड्रॉवर के बारे में थोड़ी बताऊंगा बार बार, तो इसीलिए क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें सीखनी जरूरी है। इसलिए पहला दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कोई भी फर्स्ट चैप्टर का, या फिर कोई नया चैप्टर शुरू करते हैं, और ये सबके लिए नया है, सभी बच्चों के लिए नया है। तो उसमें जरा से भी ऐसा सोचना नहीं कि यार मेरा पहले का छूटा तो ये क्या समझ में आएगा, समझ में आएगा, क्योंकि ये दूसरे चैप्टर से पूरा अलग है, पूरा अलग है। तो उसके लिए टेंशन लेके मत बैठना कि यार मेरा तो पहले से लेकर 5 चैप्टर तक कुछ हुआ ही नहीं है, 6 चैप्टर तक मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा। सब समझ में आएगा। अगर आपने अच्छे से स्टार्टिंग से सुना होगा, आपको ड्रॉवर भी समझ में आ जाएगा, ड्रॉई भी समझ में आ जाएगा, पे भी समझ में आएगा, एंडोर्सी कौन होता है, एंडोर्स करना, ये भी पॉइंट समझ में आ गया, और साथ में डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। अभी तक हमने जर्नल एंट्री की बात नहीं की है, जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे, इस पे क्वेश्चन जर्नल एंट्री पे आता है, और ये एक फॉर्मेट आता है। फॉर्मेट आज डिस्कस कर लिया है, इस पे और थोड़ा सा प्रैक्टिस और करना हमारा बचा हुआ है, लेकिन हम कल करेंगे इस पे और प्रैक्टिस, इस पे और भी बात करते हैं। तो ये था पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट बिल ऑफ एक्सचेंज का, जो भी बस थोड़ा सा बेसिक इसमें डिस्कस किया, पूरा अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है कंप्लीट। अभी कुछ दिन, मतलब 1-2 दिन और लगेंगे इसको पूरा कवर करने के लिए। तो आप लोग बस रोज रेगुलर क्लास करें, रोज अटेंड करें, बस आपको फिर ये चैप्टर भी आसान जरूर लगेगा।